नमस्कार दोस्तों। रोचक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे जानी मानी कथाकार डॉक्टर संगीता झा की कहानी खुले बाल। तो आइए सुनते हैं कहानी। मैं यानी ऋतु शायद कलयुग की द्रौपदी थी। वहां द्रौपदी ने कसम खाई थी कि जब तक दुशासन की जंघा के खून से अपने बालों को नहीं धोएगी, अपने बालों को नहीं बांधेगी। उसकी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने का काम उसके एक पति भीम ने किया। मेरे पति तो क्या, 5 भाई भी न थे, लेकिन एक माँ है जो सब पर भारी है। यहाँ खुले बाल रखना मेरी प्रतिज्ञा नहीं, मेरी मजबूरी थी। कोई दुशासन भी न था जिसने जंघा पर बिठाकर मेरे बाल खींचे हों। मुझ बेचारी पर तो कुदरत की मार थी। यानी जन्म से मेरा एक कान चिपका हुआ था और छोटा सा था, जिसे डॉक्टरी की भाषा में माइक्रोशिया एट्रीजिया कहा जाता है। मैं जन्म से ट्रेचर कोलिन सिंड्रोम के साथ पैदा हुई थी। अंग्रेजी के शब्द ट्रेचर का मतलब ही धोखा होता है। जब मैं पैदा हुई तो मेरी छोटी सी ठुड्डी, चिपके कान, आंखों के बगल और नीचे की हड्डी गायब, या कहिए कि जहां देखो वहां डिंपल देख के मेरी अपराजिता माँ डॉक्टर जया के भी तोते उड़ गए थे। बाद में हम माँ बेटी जब पक्की सहेली बन गए, तब उन्होंने मुझे बताया। मैं जो सोचती हूँ कि शायद पहले उन्होंने मुझे देख सोचा होगा, ऐसी बंदर सी बेटी, क्या करूं, खुद मर जाऊं या इसका गला घोंट दूं। जैसे मैं अपने दोस्तों को देखती हूँ और लाख हिम्मत जुटाकर भी अपने आप को मजबूर पाती हूँ। इसीलिए तो मैं जया जी की भावनाओं को समझ पाती हूँ। शायद जया जी ने उस पूरी रात ईश्वर से प्रार्थना की होगी, हे मेरे ईश्वर, ये तूने क्या किया? इतना बड़ा जुर्म मैं ही मिली थी, जहां आज भी कन्याएं मारी जाती हैं, गर्भ के अंदर और बाहर दोनों। मैं कैसे अपनी इस लाड़ों को जालिमों के बीच पालूंगी? लेकिन ईश्वर तो ईश्वर हैं, और वही ईश्वर हैं जिन्होंने गीता के ज्ञान और द्रौपदी के चीरहरण में कपड़े पर कपड़ा देते हुए खींचने वाले के हाथ थका दिए थे। जया जी तो फिर अपराजिता थी। मैं उसी परिवेश में बड़ी होती गई, लेकिन जया जी और उनके बेटे अंगद यानी मेरे भाई ने घुटने नहीं टेके, बल्कि मजबूर किया ईश्वर को उनकी ऋतु को भी वही मजबूती दें जो जया जी ने विरासत में पाई थी। घर में तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझ में कोई कमी है और मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ। खासकर मेरा भाई अंगद मुझे बचपन से ही बहुत प्यार करता था और हर बुरी नज़र से बचाए रखता था। बचपन में भी एक ऑपरेशन हुआ और मेरे हुलिये को कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश की गई, ऐसा मुझे बाद में ही पता चला। हमेशा कान के पास मेरे बालों का सहारा ले उसे ढक दिया जाता था। चेहरे पर ऑपरेशन के निशान थे, सुनने में थोड़ी तकलीफ थी। इन सभी कमियों के बावजूद मेरा बचपन प्यार से भरा था। जया जी यानी मेरी मम्मा के दोस्तों, खासकर सुधा आंटी, रामा राव अंकल ने उन्हें काफ़ी इमोशनल सपोर्ट किया। अपनी हीनता का एहसास पहली बार तब हुआ जब मैं स्कूल जाने लगी। मेरे सहपाठी कभी मेरी आंख तो कभी मेरे कान तो कभी मेरे बहरेपन का मजाक उड़ाते। एक बात तो अच्छी थी कि मैं ठीक से सुन नहीं पाती थी, जिससे आधी बातें मुझ तक पहुंचती ही न थीं। पर मैं कुछ उनके लिप मूवमेंट से और कुछ चेहरे के ढंग से समझ जाती थी कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। हिंदी में एक कहावत है कि करेला वो भी नीम चढ़ा। वो मुझ पर पूरी तरह से चरितार्थ होने लगी जब पता चला कि मेरी एक आंख पूरी तरह से खराब है और मुझे मोटा चश्मा पहनना पड़ा। ऊपर से डॉक्टर के कहने पर माँ चश्मे के अंदर मेरी नॉर्मल आंख पर एक पर्दे सी पट्टी लगा देती थी, जिससे कमज़ोर आंख से मैं देखने की कोशिश करूं और उसमें सुधार हो। इस पूरी प्रक्रिया में मैं हिंदी फिल्मों में आने वाले काने डाकू की तरह लगती। स्कूल में बच्चे मेरा मजाक उड़ाते और घर आ मेरा सारा क्रोध मम्मा पर उतरता। मम्मा मुझे छाती से चिपका लेती और अंगद के कान लाल हो जाते।
मम्मा स्कूल आकर टीचर से बात करती और कहती इसे सामने बेंच पर बिठाएं क्योंकि ये ठीक से सुन नहीं पाती। अंगद ने मेरी सो कॉल्ड सहेलियों से कई बार काफी झगड़ा भी किया था। कई बार मेरा रूखापन देख टीचर्स मम्मा को सलाह देते कि इसका कुछ नहीं हो सकता, इसे स्पेशल स्कूल की जरूरत है। मैंने मम्मा से पूछा कि मेरे कान ऐसे क्यों हैं? क्यों मैं नॉर्मल बच्चों की तरह सुन देख नहीं सकती? क्यों क्यों? बेचारी जया जी ने मुझे शांत करने के लिए बताया कि मैं जब बहुत छोटी थी तब बिस्तर से गिर गई थी, जिससे मेरे चेहरे की कई हड्डियां टूट गईं और कान इस तरह चिपक गए। उसके बाद मैं जया जी से यानी मम्मा से नफरत करने लगी कि कैसी माँ है ये, मुझे गिरा कैसी हालत कर दी और अब जले पर नमक छिड़क अच्छी माँ बनने की कोशिश करती हैं। जया जी ने मुझे कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन मैं हर बार खुद से हार जाती। मैंने खुद से मुझे बनाने वाले भगवान को कई पत्र लिखे जो अंग्रेजी में ही होते थे, क्योंकि मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती थी। ज्यादातर पत्रों का सार होता था, गॉड वाई डिड यू एक्सपेरिमेंटेड ऑन मी, गेव मी मॉम लाइक स्टूपिड जया, हु कुड नॉट टेक केयर ऑफ ए स्मॉल बेबी लाइक मी, सी आई फेल डाउन, लुक एट माई फेस, totally distorted broken ear, people make fun of me, I have read many stories of your miracle, I have heard the song, पेंगू गिरी लांघे, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, then what is my fault, please help me God। इस तरह की न जाने कितनी चिट्ठियां भगवान को लिखी और कभी तकिए के नीचे तो कभी छत पर। हर दशहरे पर नीलकंठ से गुजारिश की, नीलकंठ तुम नीले रहना, मेरी बातें राम से कहना, सोए हो तो जगाकर कहना, बैठे हो तो समझाकर कहना, पूछना पूरी दुनिया में ऋतु ही मिली थी जिसे तुमने जया की जैसी माँ दी, जिसने अपनी ही बेटी को बिस्तर से गिरा तोड़ फोड़ दिया। अपनी परेशानियों से जूझती हुई मैं बड़ी होती गई। जया जी के बाल बहुत लंबे थे और कभी कभी उन्हें मोड़कर वो एक खूबसूरत जूड़ा बनाती, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। कभी कभी शादियों में उस जूड़े में वो एक बहुत सुंदर रत्न जड़ित क्लिप लगाती थी, जो मुझे बहुत पसंद थी। मेरी हसरत थी या कहिए कि सपना भी था कि मैं भी अपने बालों को ऊपर बांधूं और वो क्लिप लगाऊं। लेकिन हाय री किस्मत, चिपके हुए कान ढकने के लिए मुझे हमेशा बालों का सहारा लेना पड़ता। वहां द्रौपदी ने क्रोध और बदले की भावना से केश खुले रखे थे और यहाँ उसी ईश्वर जिसने चीर हरण में उसकी लाज रखी, दुशासन की जंघा भीम से तोड़वा उसकी प्रतिज्ञा पूरी की, ने मुझ पर यह कहर ढाया था। जया जी को उनकी माँ ने मेरी हालत देख उनका खानदानी क्लिप दिया था, जिसकी कीमत लाखों में थी, जिसे वो कभी कभी लगाकर इठलाती और फिर घर पर ही रखे गोदरेज के लॉकर में रख देती। हमेशा पार्लर वाली को घर बुला जया जी मेरे बाल कान तक कटवा देती, जिससे मेरे कान ढके रहें। मैं बहुत चीखती चिल्लाती कि मुझे बाल बढ़ाने हैं, पर जया जी मेरी एक ना सुनती। मुझे वो जल्लादों की भी जल्लाद लगती। एक तो गिरा दिया, ऊपर से अब सुंदर बालों को भी कटवा देती हैं। माँ नहीं डायन है जया जी, ऐसा मेरा तब सोचना था। जया जी मुझे जबरदस्ती डॉक्टरों के पास ले जाती। खाली हमारा शहर ही नहीं, बल्कि कभी चेन्नई, कभी मुंबई, तो कभी बेंगलोर की सैर करते हम। हर बार बड़े प्यार से मेरा माथा चूमती और बड़े इंटेलिजेंटली मेरा केस डिस्कस करती। सारे डॉक्टर्स कहते, मैडम यू आर इम्पॉसिबल, वी सल्यूट यू, आपकी जैसी माएँ इक्का दुक्का ही होती हैं। कितनी अच्छी तरह से आपने अपनी बेटी को ग्रूम किया है, काश बाकी पेरेंट्स भी आपकी तरह होते। मैं मन ही मन सोचती, कितनी होशियार है ये औरत, नाटक करने में माहिर। छोटी बच्ची का ध्यान न रख बिस्तर से गिरा दिया, कान और चेहरे की तोड़ फोड़ कर अब ये ड्रामा।
सचमुच 900 चूहे खा बिल्ली हज को चली। बेचारी जया जी मेरी केयर करते करते अपनी उम्र से काफी बड़ी लगने लगी थी, और तो और बाल भी उनके सफेद हो रहे थे। एक दिन तो स्कूल में गजब हो गया जब मेरी एक क्लासमेट मारिया ने मुझसे पूछा, शी इज योर ग्रैनी। मैं मन ही मन हंसी और बहुत खुश हुई कि भगवान मेरे साथ किए कर्म का खुद बदला ले रहे हैं। माँ की उम्र में नानी कहला रही हैं। जया जी अपना मेडिकल प्रोफेशन छोड़ करीब करीब रोज मेरे स्कूल आती, हर टीचर से मेरे बारे में बात करती। लेकिन जैसे मलयागिरी की भीलनी चंदन जलाकर खाना बनाती है, ठीक उसी तरह चंदन जैसी जया जी के साथ बेरुखी अपनाई जाती थी। दुनिया केवल पेपर में ही बड़ी इमोशनल और कंसर्न नजर आती है। हर कोई स्कूल में जया जी को मुझे स्पेशल बच्चों के स्कूल में डालने की सलाह देता, लेकिन जया जी ने हार न मानी। मेरे सारे रिपोर्ट कार्ड, जिसमें मुझे 100 में कभी 2 कभी 3 नंबर मिलते थे, छुपा कर रख देती। अंगद को भी बताती कि उसकी ऋतु पास हो गई है। हर दिन किसी न किसी क्लासमेट के घर जा क्लास में सारा पढ़ाया कॉपी कर घर वापस लौटती। उस समय तो नहीं, पर अब समझ में आता है कि भगवान खुद धरती पर नहीं आ सकते, इसलिए माँ को भेज दिया। जब कभी टीवी में महाभारत देखती तो कल्पना करती कि कभी मेरे लिए भी भगवान आए और मेरा कान ठीक कर दें। मैं नानी वाला रत्न जड़ित क्लिप लगा एक सेक्सी सा जूड़ा डालूं। जया जी ने शायद वो क्लिप लॉकर में रखा था। एक दिन मैं जया जी पर बहुत चिल्लाई, मैं नहीं कटवाने वाली अपने बाल, खुद तो लंबे बाल रखे हैं और मेरे कटवा देती हैं। माँ के नाम पर कलंक हैं आप। कोई अपनी बेटी को पलंग से गिरा ऐसी हालत करता है। पता भी है मेरा कितना मजाक बनता है क्लास में। मैं डांस करती हूं तो वन्या कहती है, तुम बड़ी होकर बार डांसर बन जाना। कोई लड़का मुझसे बात नहीं करता। इससे अच्छा तो जैसा दादी कहती हैं कि आप मेरा गला ही घोंट देती। दादी मुझे अपने बेटे की जिंदगी का बोझ मानती थी और हमेशा जया जी को ताना मारती थी, बंदर जैसी बेटी पैदा कर ताव दिखाती है, इससे अच्छा गला घोंट इसे मार देती। लेकिन जया जी ना उनकी इस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया करती और ना ही कमजोर बनती। मुझे एक चट्टान बन अपनी छाती से चिपका लेती। लेकिन उस दिन मेरी बात सुन पर्वत की तरह मजबूत जया जी टूट गईं और जोर जोर से रोने लगीं। उन्हें इस तरह रोता देख मैं डर गई। जया जी रोते रोते लगभग बेहोश सी हो गईं। अंगद बड़े प्यार से जया जी के पास आया और मुझसे पूछने लगा, मम्मा को क्या हुआ? मैंने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, ड्रामा। मैं तब 8वीं क्लास में आ गई थी और अंगद अपने नीट यानी मेडिकल एंट्रेंस के रिजल्ट का वेट कर रहा था। मेरे मुंह से ड्रामा शब्द सुन वो जोर से वहशियों की तरह चिल्लाया, शट द फक। पता भी है तुम्हारे कारण मम्मा कितनी मुश्किलों से गुजरी हैं। सारे जमाने के ताने सहती रहीं, लेकिन तुम पर आंच भी ना आने दी। मैंने ताली बजाते हुए कहा, वाह ग्रेट, जमाने के ताने। अच्छा है, पहले गलती करो, नन्ही बच्ची के नया नक्श बिगाड़ो, फिर विक्टिम कार्ड। अंगद मेरी बात काटते हुए चिल्लाया, बुलशिट, कहां से इतने इमेजिनरी आइडिया लाती हो? उन्होंने तुम्हें गिराया, तुम तो उनकी जान हो, हमेशा पलकों पर बिठाकर रखा है। आज इतनी नॉर्मल जिंदगी जी रही हो तो सिर्फ इनकी वजह से। मैं और मुस्तैदी से चिल्लाई, शी हरसेल्फ कन्फेस्ड दैट बिकॉज ऑफ हर नेगलेंस आई फेल डाउन, व्हाट मोर यू वांट। अब ताली बजाने की बारी अंगद की थी। उसने मुझसे कहा, शाबाश, ग्रेट, कितना अच्छा सिला दे रही हो मॉम की जिंदगी भर की तपस्या का। उन्होंने सबसे नाता तोड़ा तुम्हें सम्मान दिलाने के लिए, और तो और तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए एक कहानी भी गढ़ दी कि तुम बिस्तर से गिर गई थी, ये जानते हुए भी कि इसके बाद वो तुम्हारे लिए मॉम से जया जी बन गई। मैंने कई बार सच्चाई बताने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार उन्होंने ही मुझे रोका। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि अंगद क्या बोल रहा है।
मैंने फिर चिल्लाकर पूछा, तो सच्चाई क्या है? अंगद फिर उतनी ही जोर से चिल्लाया, गो एंड चेक इंटरनेट। टीचर कॉलिन सिंड्रोम, यू आर born with that. It's mom only who ran from post to pillar to save you and brought you to this level. So you can fight with her and blame her. अब भौचक होने की बारी मेरी थी। उधर जया जी अंगद पर जोरों से बरस रही थी। Stupid boy, what was the need to tell her all this? She will get disturbed, बेचारी। Already so much pain in her life, and you two want to make her life hell. अंगद मुंह बनाते हुए मुस्कुराया, बेचारी। मैं चुपचाप वहां से उठ डेस्कटॉप के सामने बैठ इंटरनेट में टीचर कॉलिन ढूंढने लगी। एक के बाद एक मेरे जैसे कई भीभत्स चेहरे मेरे सामने आने लगे। तब जाना कि ये भयानक राक्षस किस तरह कितनों की जिंदगियां तबाह करता है। मुझ पर तो इसकी आंशिक मार ही है। खुद पर बड़ा गुस्सा और बेहद शर्म आई, और जया जी पर बेहद प्यार। एक पल में वो डबल फेस वाली जया जी से प्यारी मम्मा बन गई। मैं दौड़कर बरसों पहले खोई माँ के पास गई और गले लगा रोने लगी। लेकिन तभी पाया कि मुझे खुश रखने के लिए माँ ने अपने बाल भी कटवा लिए थे। ये उनका मेरे लिए समर्पण था। मम्मा ने भी मुझे गले से लगा लिया और हम घंटों एक दूसरे से बातें करते रहे। बरसों से पल रही कई ग्रंथियां दूर हुईं। मैंने भगवान के पास जाकर कई बार अपनी सोच के लिए माफ़ी मांगी और कहा, जिसे मैं अपना दुशासन समझ रही थी वो तो मेरी कृष्ण निकली। अब आप भी आओ, कुछ चमत्कार करो। जया जी बेचारी तो इंसान है। मैंने माँ को अपना सपना भी बताया कि मैं भी उनकी तरह बालों का जूड़ा बना वो रत्न जड़ित पिन लगाना चाहती हूँ। माँ चुप रही, फिर धीरे से बोली, देखो अब मैं भी तुम्हारी तरह स्टाइलिश बॉय कट हो गई हूँ, सेम पिंच। अब तो खुश हो ना तुम? समय बीतता गया, मेरे बाल भी लंबे होते गए, लगभग कमर तक आ गए, पर मैं हमेशा द्रौपदी की तरह खुले ही रखती थी। अपनी कमियों से दोस्ती कर ली थी। मैंने अपनी पढ़ाई और अपने गुणों पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि कोई मुझे घूरकर मेरे चेहरे की बनावट देख रहा है। लेकिन हसरतें तो हसरतें ही हैं। वो ज़रूर मन में चल रही थीं कि काश मैं भी हल्का सा जूड़ा बांधती और उस पर रत्न जड़ित क्लिप। एक आध बार क्लास में बालों को बांधा तो कभी मीनू तो कभी रमणी ने आवाज लगाई, ए रितु, व्हाट हैपेंड टू योर ईयर? देखो चिपक गया है। मैं हर बार हंसते हुए जवाब देती, दैट्स ट्रिक आई, नो मैजिक। तुम लोग कर पाओगे क्या? हर दिन कृष्ण से गुहार लगाती कि कब मुझसे जूड़ा बनवाओगे, कब मैं बालों को बांधूंगी। लेकिन कलयुग में भी भगवान बसते हैं, लेकिन अब वो डॉक्टर कहलाते हैं। एक दिन मम्मा का फोन आया तो मैं ठीक से सुन नहीं पा रही थी। मम्मा ने पूछा, व्हाट हैपेंड? मैंने उदास होते हुए कहा, मालूम तो है माँ, सुनने में तकलीफ होती है। मम्मा भी चुप हो गईं। इसके बाद छुट्टियों में जब घर गई तो मम्मा ने कहा, चलो मेरे एक फ्रेंड हैं डॉक्टर विष्णु, ईएनटी सर्जन हैं, बहुत नाम है उनका, शायद कुछ हेल्प कर पाएं। वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने से मेरे विचार कुछ अलग थे, पर पता नहीं क्यों विष्णु नाम सुन लगा, शायद मुझ द्रौपदी का कुछ उद्धार हो जाए। हम जैसे ही उनकी ओपीडी पहुंचे, मम्मा ने वहां बैठे उनके अटेंडेंट से पूछा, मुरली डॉक्टर विष्णु है क्या? मुरली, विष्णु, इन नामों ने मेरी जैसी नास्तिक के भी मन में आशा जगा दी। मैं तो ईश्वर को केवल अपने दुखों के लिए ही कोसती थी। जैसे ही हम डॉक्टर विष्णु के कमरे में गए, माँ ने उन्हें मेरे कम सुनाई देने के बारे में बताया। सुनते ही डॉक्टर विष्णु ने कहा, ओह डोंट वरी डॉक्टर जया, वी हैव वंडरफुल ऑडियोलॉजिस्ट श्रीनिवास, ही विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। अगेन तुम्हारा नाम भगवान, श्रीनिवास।
अब लगा जरूर मेरी मुश्किलें कम होंगी। श्रीनिवास सर ने जोर लगाकर हैया की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले मेरे लिए एक छोटी सी हियरिंग एड बनवा दी। पहली बार जिंदगी में पंखे की आवाज सुनी। बाहर खुले आसमान में आई तो चिड़ियों की चहचहाहट, ठंडी हवा की सनसनाहट से सामना हुआ। बार बार ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि उसकी कायनात कितनी खूबसूरत है। मुझे तो मानो पंख मिल गए उड़ान भरने के लिए। बार बार घर आ टीवी का वॉल्यूम धीमा कर खुश होती तो अंगद आवाज लगाता, ए आवाज तेज कर। ऐसा पहली बार हुआ था कि अंगद ने मुझे आवाज तेज करने को कहा। मम्मा को लगता कि बड़ी महंगी हियरिंग एड है, मेरे कूदने से नीचे गिर कहीं टूट न जाए। बेचारी डरती थी कि मैं बुरा मान उन्हें फिर से जयाजी न बना दूं कि पैसों की बातें कर रही हैं। मेरी खुशी देखें जो जिंदगी में पहली बार मिली थी। उस दिन डॉक्टर विष्णु ने मेरे चिपके हुए छोटे कान भी देखे थे। उन्होंने मम्मा से कहा, वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड फ्रॉम बॉम्बे डज ईयर रिकंस्ट्रक्शन यूजिंग रिप कार्टिलेज। इफ यू से यस आई विल कॉल हिम एंड गेट इट डन। मैं तो रिप के नाम से ही डर गई। हसरत जरूर थी जया जी का क्लिप लगाने की, लेकिन उसके लिए छाती कटवाना। रिप्स की कार्टिलेज निकालने के नाम से ही रोंगटे खड़े हो गए। मम्मा ने मुझे समझाया, तुम अभी भी बचपन वाली सर्जरी सोच रही हो। अभी मेडिकल साइंस 20 सालों में काफी आगे बढ़ गया है। एनेस्थीसिया की इतनी अच्छी तरकीब और दर्द कम करने के काफी अच्छे इंजेक्शन आ गए हैं। थोड़ा डर तो कम हुआ। फिर अब मैं हियरिंग एड की वजह से सुनने भी अच्छा लगी थी। इससे माइंड भी पॉजिटिव मोड में था और मैं सर्जरी के लिए मान गई। जब मम्मा ने बताया बॉम्बे में एक डॉक्टर आशीष जो अपनी सहयोगी गायत्री के साथ मिलकर ईयर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आशीष और गायत्री नाम ने मेरी आंखों के बल्ब जला दिए। विष्णु, मुरली, श्रीनिवास, माँ गायत्री और इन सब के आशीष की मुझ पर वर्षा। मुझ कलयुग की द्रौपदी का उद्धार तो होना ही था। कान बन गया तो मैं अपने बालों को बांध पाऊंगी, खुद को ईश्वर के किए अन्याय से मुक्त कर पाऊंगी। ठीक एक स्वप्न की तरह बॉम्बे से डॉक्टर आशीष और गायत्री आए और मुझे माइक्रोएट्रीशिया से मुक्ति दिलाई। करीब 2 हफ्तों बाद मैंने अपने ऑपरेशन के दर्द से भी मुक्ति पा ली। आज धनतेरस है और 2 दिनों बाद दिवाली। मैं दिवाली के लिए हॉस्टल से घर आई हूँ। पिछले 2 हफ्तों से अपना जूड़ा और उस पर लगा नानी वाला रत्न जड़ित क्लिप बार बार सपने में दिख रहा था। मैंने मम्मा से अपनी इच्छा जाहिर की। मम्मा का चेहरा पूरी तरह से सफेद और भाव रहित हो गया। मैंने हंसते हुए कहा, डरिए मत मम्मा, मैं आपकी मातृक संपत्ति नहीं लेना चाहती। केवल एक दिन अपने जूड़े में लगा अपनी बरसों पुरानी हसरत पूरी करना चाहती हूँ। और ये मौका भी मुझे मेरे कृष्ण डॉक्टर आशीष और गायत्री ने दिलाया है। ऑफ कोर्स ये सब मेरी कलयुग की दुर्गा यानी मेरी मम्मा के कारण ही हो पाया है। मम्मा मुझे गले लगा फपक फपक के रोने लगी। उनके गरम गरम आंसुओं से मेरे पूरे बाल भीग गए। उन्होंने मुझे बताया मेरी महंगी हियरिंग एड लेने के लिए वो क्लिप बेचनी पड़ी। वो मजबूर थी, जबकि डॉक्टर ने ऑपरेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही किया था। मैं रोने की बजाय हंसने लगी और मन ही मन बुदबुदाई, वाह प्रभु, तेरी भी माया अजीब है। मेरे लिए कलयुग में तुम आए तो डॉक्टर बनके। तुम्ही ने दर्द दिया था और दवा भी तुम्ही ने दी, लेकिन एक हसरत पूरी करने से क्यों चूक गए। मैंने तनकर एक लंबी सांस ली और मम्मा को गले लगाया और जो चीजें पाई थी उनका शुक्र अदा किया। मन ही मन सोचा मेरे खुले बाल ही अच्छे लगते हैं और मैं खुले ही रखूंगी। लेकिन फिर भी हसरत न पूरी होने का मलाल तो था ही। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।